डेमन शायद सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है शार्क टैंक में, मगर यूजुअली ऐसा नहीं है कि वो डरते हैं कैपिटल लॉस से, मगर क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ऐसी है। क्योंकि जो सारे शार्क्स हैं वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हैं। मार्क और रॉबर्ट इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं बिजनेस में जो कि उन्हें एक्साइट करता है। केविन को इन्वेस्ट करना बिजनेस में पसंद है जिसका कैपिटल रिस्क कम हो। लॉरी को इन्वेस्ट करना आइडियाज़ पे पसंद है जो कि ब्लो अप कर सके टीवी पे। और बाबरा इन्वेस्ट करती है एंटरप्रेन्योर्स पे जो कि बिलीव करती है। मगर डेमन जो है इन चीज़ों को केयर नहीं करते। वहाँ पे वो पैसे कमाने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए नहीं है। उनका प्राइमरी गोल है कि बाकी एंटरप्रेन्योर्स को भी हेल्प करे जिनकी ट्रूली नीड हो। Tracy, I'll give you 50,000 for 30%. Come on, of course. Well, look at that. ऐसा बहुत बार हुआ है कि उन्होंने टर्न डाउन कर दिया सुपर ल्यूक्रेटिव डील्स को क्योंकि उन्हें लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स को इसकी ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि डेमन को इसी वजह से वोलसम इन्वेस्टर बनाता है शो में। और क्योंकि उनका रफ बैकग्राउंड है, ये चीज़ सेंस भी बनाती है कि वो मदद करना चाहते हैं सिमिलर सिचुएशन वाले लोगों को। You know, I started doing a lot of little odd jobs when I was growing up. You know, I would rake leaves in the fall, I would shovel snow in the winter. इस पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ने उन्हें काफ़ी रिवॉर्ड किया है। और क्योंकि वो सबसे बड़े इन्वेस्टर है शार्क टैंक के सक्सेसफुल बिजनेस में एंड ऑफ 2021 में, तो किस तरह से डेमन जो है वो झोपड़ी से शार्क टैंक तक गए और शार्क टैंक के सबसे एम्पैथिक इन्वेस्टर बने। अगर थोड़ा पीछे जाए तो डेमन का जन्म 23 फरवरी 1969 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था। इनिशियली उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी फाइनेंशियली क्योंकि वो सिर्फ इकलौते बच्चे थे और उनके पिता ने इतना पैसा बना लेते थे कि चीज़ें सही जा रही थी। मगर जब तक डेमन 10 साल के हुए उनके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया और डेमन जो है सिंगल मदर ने रेस करी। और चीज़ों को ख़राब करने के लिए डेमन की माँ एक होम मेकर थी और बहुत मुश्किल था उनके लिए जॉब ढूंढना। फैमिली जो है पॉवर्टी में आ गई और हॉलिस रीजन में चली गई क्वींस के। रीजन जो है ऑफिशियली जाना जाता है लो इनकम अफ्रीकन अमेरिकन नेबरहुड के लिए, मगर रियली एक झोपड़पट्टी की तरह है। तो अगर इसका अपनी मॉम को अपनी सिचुएशन से बचाने के लिए डेमन ने और जॉब्स को करना शुरू कर दिया 10 साल की उम्र में। इसमें इंक्लूडेड था फ्लियर्स को देना $2 हर घंटे और एक इलेक्ट्रिशियन अप्रेंटिस बनने का। उन्होंने स्नो भी शवल करी नेबर्स की और पेंसिल्स भी बेची। हाई स्कूल में जब वो आए डेमन ने ज्वाइन किया एक प्रोग्राम जिसकी वजह से उन्हें अटेंड करने में स्कूल जो ऑल्टरनेटिंग वीकली बेसिस में मदद मिली। इसकी वजह से अलाउ किया उनको एक फुल टाइम जॉब लेने के लिए वेटर की रेड लॉबस्टर में और एक छोटी कंप्यूटर वैन सर्विस चलाने में साइड में। डेमन कहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है इसकी वजह से उनकी एंटरप्रेन्योर स्पिरिट जो है जागी थी। अब कॉलेज में आए तो डेमन का कोई भी इंटेंशन नहीं था कॉलेज अटेंड करने के लिए। पहले तो क्योंकि वो डेस्लेक्स थे जिसकी वजह से एकेडमिक्स जो क्वाइट डिफिकल्ट हो गई थी पुराने वाले। और सेकेंडली उनके पास 4 साल नहीं थे क्लासरूम में बैठे रहने के। वो पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे चीज़ों के लिए और जॉब क्विट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता उनकी माँ के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कॉलेज अटेंड नहीं करेंगे और अपनी वेटर जॉब करेंगे हाई स्कूल के बाद। डेमन जो है सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी वर्किंग जॉब से अपनी ज़िंदगी के लिए क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ चीज़ नहीं बनाए बिजनेस बनाए, मगर उन्हें पता नहीं था कैसे किया जाए। तो इसकी वजह से सारी चीज़ें बदलने वाली थी। हाउएवर मगर जब इन चीज़ों के अक्रॉस आए, जब ओवर प्राइस वूल स्कीज हेड जो मार्केट में बिक रही थी, डेमन कन्विंस हो गए कि किस तरह से वो हेड सिग्निफिकेंटली चीपर प्राइस में बना सकते हैं। तो इसकी वजह से लो कॉस्ट फैब्रिक्स को खरीदा, किस तरह से सिला जाए अपनी माँ से सीखा और उन्हें वूल हेड्स बनाना शुरू कर दिए। और वो 80 हेड बना लेते थे और आसपास जाके बेच देते थे $10 अ पीस में, जिसकी वजह से $800 बना लिया रेवेन्यू में वेंचर से। मगर डेमन के लिए ये हेड बेचना बहुत मोर ज़्यादा मीन होता था पैसे कमाने से क्योंकि उसके टीनेज ईयर्स के दौरान डेमन जो है मैसिव फैन थे हिप हॉप के और रैप के और वो एस्पायर्ड हुए बहुत सारे फेवरेट आर्टिस्ट से, मगर यूजुअली जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके कपड़ों को जो उन्होंने पहने थे। हिप हॉप से जुड़े अफोर्डेबल कपड़े बेचकर डेमन को लगा कि वो अपील कर सकते हैं अपने यंगर सेल्फ में और मॉडर्न बच्चों को दे सकते हैं जिनके पास वो कभी था ही नहीं। और इसके साथ डेमन ने फॉर यूएस बाय अस या फिर फूबू की शुरुआत की 1992 में। डेमन जो बेयरली के पास कोई भी पैसे नहीं थे और इसके वजह से उनकी माँ ने सारे रिस्क लगा दिए डेमन के लिए और उन्होंने मॉर्गेज किया अपने घर को और $1 लाख दिए स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को। ये स्टेक जो है वो ज़्यादा हो सकते थे मगर डेमन का वन शॉट था बेटर लाइफ के लिए और कोई भी तरीका नहीं था जिसकी वजह से गिव अप कर सके इस चीज़ पे। शुरुआत से डेमन को एक चीज़ पता थी कि लार्ज क्लोथिंग ब्रांड को ग्रो करने के लिए एक्सपोजर चाहिए, मगर उन्होंने डिसाइड किया कि छोटे शुरुआत करेंगे, चीज़ें आसान रखेंगे। और डेमन ने कंटिन्यू किया प्रोड्यूस करना वूल हेड्स को जो कि पहले से ही अच्छी बिकती थी और कंटिन्यू किया वेटर की तरह भी। और इसी बीच उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया सिल्कर स्क्रीन प्रिंटेड टी शर्ट्स को। और जैसे ही हेड बिजनेस ग्रो किया डेमन ने हायर किए 2 अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को ताकि वो टी शर्ट बेच सके नेबरहुड में। मगर ये काफ़ी अच्छा चला शुरुआत में तो, मगर जो
कपड़े डोर टू डोर बेचना था, काफ़ी अच्छा सेल्स चैनल नहीं था लॉन्ग टर्म में। तो डेमंड ने लेवरेज करना शुरू कर दिया कंसाइनमेंट्स को। एक कंसाइनमेंट सिंपली एक एग्रीमेंट होता है स्टोर या वेंडर के साथ कि वो आपके प्रोडक्ट बेचेगा सेट कमीशन या फीस के साथ। और डेमंड जो है वो कपल ऑफ कंसाइनमेंट डील्स कर पाए थे वेंडर्स के साथ नॉर्थ ईस्ट में। और जो डेमंड था वो फोकस करना शुरू कर चुका था ब्रांड बनाने में। डेमंड और उनके फ्रेंड ने सिलना शुरू कर दिया फूबू लोगों को अपनी हॉकी जर्सीज में, स्वेट शर्ट्स में और टी शर्ट्स में। और उन्होंने इन क्लोथिंग को अप एंड कमिंग रैपर से अपनी म्यूजिक वीडियोस में लगाने को दे दिया। 2 साल के अंदर ही डेमंड जो है सिक्योर कर पाए प्रोडक्ट प्लेसमेंट को 30 म्यूजिक वीडियोस में, जिसके वजह से फूबू को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला। जो लोग इन म्यूजिक वीडियोस को देख रहे थे उन्हें लगता था कि फूबू एक डिसेंटली साइज स्मॉल ब्रांड है, मगर रियलिटी में ये डेमंड था और उसके कुछ दोस्त थे। और ये काफ़ी पेनफुली अपेरेंट बन गया जब फूबू को अपना पहला बड़ा ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए। अर्ली 1990s में डेमंड ने लास वेगास गया शोकेस करने के लिए फूबू को एक फैशन ट्रेड शो में जिसका नाम था मैजिक। ये डेफिनेटली एक वर्थवाइल ट्रिप थी क्योंकि उन्हें $3 लाख के ऑर्डर्स मिले और एक ऑफर मिला मैकीज के आउटलेट्स में बेचने के लिए। डेमंड ने ऑर्डर्स को ले लिया, मगर उन्हें पता था कि बहुत बड़े स्ट्रगल होने वाला है इतने सारे कपड़ों को बनाने के लिए। और जैसे ही वो घर आए डेमंड ने अप्लाई किया लोन्स के लिए हर बैंक में जितना वो सोच सकते थे, मगर सारे 27 बैंक्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो लास्ट डिच एफर्ट में डेमंड ने अपना लास्ट का पैसा एडवर्टीजमेंट लगाया न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर मिल सके। और लकीली डेमंड के लिए सैमसंग टेक्सटाइल्स ने रिस्पॉन्ड किया और एक एड के लिए और फूबू का कंप्लीट किया पहला मेगा ऑर्डर। और उसी सेम टाइम में डेमंड के हिप हॉप पार्टनर्स इंक्लूडिंग विल स्मिथ, बियॉन्स और LL कूल जे वो पॉपुलर हो रहे थे। और LL कूल जे और डेमंड जो थे जब बचपन से दोस्त थे। और डेमंड जो कन्विंस कर पाए थे कूल जे को वेयर करने के लिए फूबू हेड की गैप कमर्शियल में। कूल जे वहीं पे नहीं रुके, वो हायर्ड हुए रैप कमर्शियल करने के लिए और उन्हें फ्रेज डाला फॉर अस बाय अस रैप के अंदर। Gritty, ready to go for us, by us, on the low. G, that's for getting it. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता किस तरह से गैप ने इसे स्लिप होने दिया, मगर काफ़ी अच्छा गया ये फूबू के लिए क्योंकि उनका हिप हॉप पार्टनर से इवॉल्व हो चुके थे फुल फ्लैश सेलिब्रिटीज़ में। फूबू भी एक स्मॉल होम बिजनेस से नेशनल ब्रांड बन चुका था। 1998 में फूबू ने $350 मिलियन की सेल करी थी, मगर डेमंड ने तो शुरुआती करी थी बस। हालांकि फूबू पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था। डेमंड को पता था कि हिप हॉप फेम जो है कभी भी ख़त्म हो सकता है जिस तरह से शुरुआत हुई थी। तो डेमंड ने क्लियरली डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया एज सून एज पॉसिबल। और लेट 1990s में और अर्ली 2000s में फूबू ने हिप हॉप प्रमोशंस को पीछे रखा और री इन्वेस्ट करना शुरू किया प्रॉफिट को इंटरनेशनल ऑडियंस बनाने में। उन्होंने प्राइमरली टारगेट किया सऊदी अरेबिया, चाइना, कोरिया, जापान और साउथ अफ्रीका को। डेमंड ने लिमिट नहीं करी कंपनी की स्टीलवेयर क्लोथिंग को और 2000 में उन्होंने फूबू एंटरटेनमेंट को लॉन्च किया जो कि था फूबू रिकॉर्ड्स के नाम से। और जैसा नाम बताता है सब्सिडरी फोकस करती थी प्रोड्यूस और रिलीज़ करने में म्यूज़िक एल्बम्स को। और उनकी पहली डील्स थी यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स के साथ जो कि मिलियंस इन रेवेन्यू लेके आई। और मूविंग फॉरवर्ड 2002 में डेमंड ने एम्ब्रेस किया इंटरनेट को और y2g.com लेके आए जो कि वेरियस प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचती थी। ये सारी चीज़ें फूबू को काफ़ी सॉलिड सेफ्टी नेट पे ले गई, मगर डेमंड को यहाँ पे फूबू में इतना रिलाई नहीं करना था जिसकी वजह से उन्होंने बाकी वेंचर्स खोले फूबू के अलावा। एग्जाम्पल के लिए डेमंड ने लेवरेज किया अपनी नई फाउंड फेम को स्टार्ट करने के लिए बुक्स बेचने के लिए। और इसी वजह से डेमंड ने 4 बुक्स पब्लिश कर दी जिसका नाम है डिस्प्ले ऑफ पावर, द ब्रांड विद इन, द पावर ऑफ ब्रोक एंड राइज एंड ग्राइंड। और ये पब्लिकेशंस ने काफ़ी टाइटल्स लिए न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल में बेस्ट सेलिंग ऑथर के नाम से। और पब्लिशिंग बुक करने के साथ ही डेमंड ने एक पब्लिक स्पीकर भी है जो कि $50,000 से $75,000 चार्ज करते हैं हर स्पीच का। डेमंड ने पार्टनर किया काफ़ी सारे ब्रांड्स जिसके में आता है पिटबुल, मिस यूनिवर्स, शॉपिफाई और मोस्ट रिसेंटली ऑडिबल। और एक अच्छी चीज़ है कि डेमंड जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हैवीली फूबू की सेल्स क्योंकि ड्रॉप होना शुरू हो चुकी जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। उनका पीक आया था $350 मिलियन का 1998 में। फूबू डिक्लाइन हो चुका है $200 मिलियन पर 1999 से और स्टेबलाइज हो चुके हैं वहीं पे। डेमंड जो है वो ज़्यादा माइंड नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कि ड्रॉप आने वाला था और प्रिपेयर कर चुके थे जितना वो कर सकते हैं। और उन्हें पहले ही बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया था जितना वो चाहते थे और वो जो अब फोकस करना चाहते हैं एफर्ट्स में है गिविंग बैक करने के लिए। डेमंड इंटरेस्टेड नहीं है अमीर को और अमीर बनाने के लिए या फिर मिडिल क्लास को अमीर बनाने के लिए। उनका प्राइमरी गोल है कि जो पुअर है अपने पॉवर्टी साइकिल को तोड़ के बाहर आ जाए। और ये पता है कि इम्पॉसिबल है किस तरह से लोन को सिक्योर करना। और शार्क टैंक के साथ डेमंड ने प्रायोरिटाइज किया अपॉर्चुनिटी देना, जैसे सैमसंग टेक्सटाइल्स ने दी थी उन्हें एक अपॉर्चुनिटी। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, उन्होंने मोज और बोस को सीजन 5 के शार्क टैंक में एक यंग एंटरप्रेन्योर जिसका नाम था मोजिया ने पिच करी थी बोटी मेकिंग बिजनेस को, जिसकी वजह से शार्क्स के सामने इसकी वजह से उन्हें
$50,000 दिए थे 20% स्टेक में उनकी बिजनेस में, मगर उन्हें पैसे देने के बावजूद डेमंड ने उन्हें मेंटर करने का बोला फ्री में। उसके बाद से डेमंड ने मोज़ेक की इतनी हेल्प करी कि मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनाया और नीम मार्कस में लेके आया और 7 फिगर की लाइसेंसिंग डील भी करी NBA के साथ। डेमंड लिटरली एक बच्चे को मिलियनर बना गए फ्री में, और मुझे नहीं लगता इससे अच्छी बात हो सकती है कोई। एक और होलसम डेमंड ने डील करी थी बॉम्बास के साथ। बॉम्बास एक सॉक कंपनी जो कि फोकस करती है मोजे बेचने का होमलेस शेल्टर्स में। जो फाउंडर्स है डेविड और एंडी, उन्होंने कंपनी की शुरुआत करी थी ये सोच के कि उन्हें जो सबसे ज़्यादा होमलेस शेल्टर्स को ज़रूरत होती है वो है मोज़ों की, और जो आइटम आप परचेज़ करोगे बॉम्बास से वो एक आइटम होमलेस ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे। और ऐसा लग रहा था कि ये मैसेज काफ़ी अच्छे रेजोनेट कर रहा है कस्टमर्स के साथ, क्योंकि बॉम्बास ने डेमंड्स की मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट भी ली, और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट है शार्क टैंक की हिस्ट्री में, जिसका टोटल $225 मिलियन ऑफ लाइफ टाइम सेल्स है। शार्क टैंक जो है वो एक ऐसा ही वे नहीं है डेमंड को वापस लाने का। 2015 में उन्होंने को फाउंड किया था डेमंड जॉन सक्सेस फॉर्मूला को, जो कि बताता है एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से अपना ग्रो कर सके बिजनेस को। और सेम ईयर उन्हें अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से एम्बेसडर बनने में अनडिजर्व एंटरप्रेन्योर्स को। और इन सारी चीज़ों के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है कि डेमंड मोस्ट सेल्फलेस शार्क है शो में। और डेमंड की आज की बात करें तो पहले से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फूबू ने $6 बिलियन के एनुअल सेल्स को 2016 में क्रॉस कर लिया और 7 से 8 बिलियन डॉलर की रेंज में आ जाए अगर इससे ज़्यादा नहीं हुए तो। और शार्क टैंक की इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो डेमंड ने 61 डील्स कंप्लीट करी है ऑन ईयर, जो कि $8.5 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मुझे लगता है कि आप बहुत सरप्राइज हो गए कि उनकी नेटवर्थ जो है वो $350 मिलियन के आसपास एस्टिमेट की गई है। मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी पर्सनल लाइफ इतनी अच्छे से नहीं जा रही, क्योंकि अप्रैल ऑफ 2017 में डेमंड को डायग्नोज किया गया स्टेज 2 थायराइड कैंसर से, और वो एक सर्जरी की तरफ से गए थे जिसकी वजह से कैंसरस नोड्यूल रिमूव कर दिया गया। मगर डेफिनेटली ऐसी चीज़ नहीं है कि लाइटली ली जाए। होपफुली वो कैंसर कभी वापस नहीं आया उनके। और डेमंड जो है क्योंकि रिलेटिवली यंग है, 52 साल की उम्र में, और एक फिनोमिनल कम्युनिटी ओरिएंटेड पर्सन है, और सबके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा उनका। तो क्या आपको लगता है कि डेमंड बेस्ट शार्क है? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको लगता है कि बाकी शार्क्स को भी काफ़ी नोट्स लेने चाहिए डेमंड से। और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।